हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अनिरुद्ध पैडा और मैं एक लाइव साउंड इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो आज हम लोग जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जोन्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल इंडिया में इतना काम नहीं आता है, बट जैसे कि फॉरेन कंट्री है, फॉरेन बाहर के देशों में जोन्स तब यूज़ किया जाता है जब म्यूज़िक फेस्टिवल हो। जैसे कि अगर सपोज देर आर 3 स्टेजेस, अगर 3 स्टेज है, स्टेज है, स्टेज बी, स्टेज सी। तो अगर वहाँ पे हम लोगों ने इन्वेंट्री लगाया और सपोज स्टेज ए में 470 to 600 मेगाहर्ट्ज़ का इन्वेंट्री लगा हुआ है, और स्टेज बी में मान लीजिए कि 450 से लेके 630 तक लगा है। कोई भी एक रेंज है, इतना बड़ा रेंज तो होता है नहीं, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और सपोज़ मान लीजिए कि स्टेज सी है, उसमें जो इन्वेंट्री लगी है, वो लगी है मान लीजिए कि 590 से लेके 650 तक। अब ये तीनों क्लैश हो रहा है बिकॉज ये तीनों कॉमन शेयर कर रहा है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बैंडविथ मतलब तीनों में एक बैंडविथ शेयर हो ही रहा है। एक पहले में 450, सपोज 400 से लेके 600 है। दूसरा 400 से 600 रिसीवर्स लगा हुआ है स्टेज ए में, 8-10 रिसीवर है। स्टेज बी जो है, स्टेज बी में आपके 450 से लेके 610 तक है जो बैंडविथ रेंज। और स्टेज सी है, स्टेज सी में आपका जो है बैंडविथ रेंज है, वो सपोज़ मान लीजिए कि 500 से लेके 590 तक है। तो अब ये सब कॉमन शेयर हो रहा है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम जोन्स करेंगे। जोन्स में बेसिकली उसको डिवाइड कर देंगे ताकि आपको अच्छा कंपेटेबल फ्रीक्वेंसी मिले। और बेसिकली जोन क्या करता है, जोन इंटरमोड्स को अवॉइड कर देता है। मतलब अब इंटरमोड्स क्या होता है, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे कि बेसिकली एक मेरा माइक्रोफोन है, एक ट्रांसमीटर है, दूसरा ट्रांसमीटर है। तो उन जो ट्रांसमीटर है उसका एक चिप रहता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप रहता है अंदर। ठीक है, दूसरा ट्रांसमीटर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक चिप रहता है। तो दोनों जब इंटरेक्शन करते हैं तो तीसरा फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, उसको इंटरमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो अब रिसीवर टू रिसीवर के बीच में भी इंटरमॉड्यूलेशन है। जब आप रैक लगते हो तो रैक, जो एक रिसीवर है, दूसरे रिसीवर दोनों फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो डेफिनेटली इंटरमोड्स प्रोडक्ट होंगे। बट हमारे जितने भी हाई एंड है, जैसे एक्सेंट डिजिटल के रिसीवर्स है, वो इतने इतने प्रिसाइज और इतने एक्यूरेट है कि उन दोनों का जो मतलब वो इंटरमोड्स जनरेट होने ही नहीं देता है। उसका उन लोगों ने बनाया है ऐसा, इतने एडवांस फीचर्स है वो सारे। एंड तो जैसे कि अगर सपोज़ मान लीजिए कि एक स्टेज है, स्टेज बी, स्टेज सी, इन तीनों में सारे मैंने रिसीवर्स लगाया हुआ है। तो वो डेफिनेटली एक रिसीवर और दूसरे, एक रिसीवर स्टेज ए का दूसरे रिसीवर स्टेज बी के साथ इंटरेक्ट करेगा। और एक जो एक ट्रांसमीटर है वो स्टेज ए में, वो स्टेज बी के साथ ट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो अब चीज़ क्या है कि उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, और ताकि मेरा स्पेक्ट्रम क्लीन हो, मेरे को सारे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिले और अच्छे फ्रीक्वेंसी लोकेशन मिले, मेरे को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिले, तो जोन मैंने इसलिए बनाया। तो जोन में क्या होता है कि आपने जोन्स को, जोन ए, जोन बी, जोन सी, तो आपने सपोज़ पहले 10 ट्रांसमीटर जोन ए में डाल दिया, फिर उसके बाद जोन बी में बाकी के 10 डाल दिए, जोन सी में बाकी के 10 डाल दिया। फिर उसके बाद आप जब उसको कैलकुलेट करोगे, तब आपको वो इतने अच्छे फ्रीक्वेंसीज, मतलब विदाउट वो इंटरमोड्स को अवॉइड कर देगा, इंटरमोड्स का कैलकुलेशन को जो अवॉइड कर देगा, और बेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज आपको कंपेटेबल फ्रीक्वेंसीज देगा। तो चलो देखते कैसे करते इसमें। सपोज़ मान लीजिए कि मेरा ये शोर है, शोर का ये मेरा G57 बैंड सपोज़ 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद एडी डिजिटल में ये एक आ गया, और सपोज़ और एक कुछ ले लेते, उसमें ये 2 ले लिए। तो अब ये सारे अलग अलग है मेरे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको, आपने जो बोला है कि मैं इसको नेमिंग और प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मेरे को पता चले कि ये सब यू नो एक ग्रुप के है। तो मैं इसको असाइन कर दूँगा, और ये स्टेज, ये मैंने इसको असाइन किया और ओके कर दिया। फिर उसके बाद मेरे जो ये है सारे यहाँ से यहाँ, उप्स, यस, इसको मैंने असाइन कर दिया, इसको मैंने अलग कलर दे दिया। प्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरएफ में अगर
आपने प्रेजेंटेशन कर दिया तो आपका आधा काम उधर ही हो गया। और सपोज़ मान लीजिए कि ये मेरे वहाँ पे मेन वोकलिस्ट का रिसीवर्स है, और सेम मैंने चेंज अभी तक टैग्स चेंज नहीं किए, तो टैग्स मैंने वैसे के वैसे ही रखे। ठीक है, ये मेरे परकशनिस्ट है। ठीक है, और सपोज़ मान लीजिए कि ये दो भी मेरे परकशनिस्ट है स्टेज सी के। तो अब जोन बनाने के लिए मैं सेम यहाँ टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में जाके मैं मैनेज आरएफ जोन, तो मैं इसको जोन 1 में करूँगा स्टेज STAG स्टेज 1। ठीक है, फिर जोन 2 बनाऊँगा जो मेरा होगा स्टेज 2। जोन 3 बनाऊँगा जो है मेरा स्टेज 3। ठीक है, अब मैंने ये सारे जोन्स बना दिए। अब मैं इसको जोन वाइज सब में डाल दूँगा, तो मेरे को अब इसमें जोन्स में जाना पड़ेगा। तो अब ये मेरे को मिलेगा ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ। ओके, एक मिनट दोस्तों। तो मेरे को टैग्स एंड कलर्स में ऑप्शन, हाँ, कोऑर्डिनेशन में, सॉरी। तो ये अब यहाँ पे गए आप, और इसको बाद में आपने जैसे कि मैंने ये मेरे जो पहले है, ठीक है, उसको मैंने स्टेज 1 दे दिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो मेरा है उसको मैंने स्टेज 2 दे दिया। अभी देखिए ये निकल गया, तो इसको मेरे को स्टेज 1 दे के अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी देखिए जैसे कि मैंने ये मेरा स्टेज 1 है, मैंने ये मेरे सारे रिसीवर्स मेरे स्टेज 1 में यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया, तो अब ये सब आ गया। अब मेरे जो बाकी के जो है वो स्टेज 2 के रिसीवर्स है। ठीक है, और बाकी के ये जो दो है वो स्टेज 3 के रिसीवर्स है। तो ये मेरे तीनों स्टेजेस के आ गए। अब मैं फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में जाऊंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन जैसे कि हमने जो वीडियो में देखा है फ्रीक्वेंसी, इसके जो वीडियो में देखा है कि फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने फिर क्या किया, इसको सारे को इन्वेंटरी में ले लिया। ठीक है, तो मेरे सब कुछ इन्वेंटरी में आ गए। मैंने इसको स्कैन कर दिया सबसे पहले, तो मेरे को इसको इन्वेंटरी में मैंने ले लिया। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एक्चुअली मेरे को, सॉरी मैंने गलती किया, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, ये मेरे को ऐसे नहीं करना पड़ेगा। मेरे को डिफ़ॉल्ट में जाके इसको सिलेक्ट, अब मेरे को ये सब ऐड करना पड़ेगा, तो ये अब यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये सब कुछ इसमें आ चुका है। सारे मेरे जितने भी मेरे जो है फ्रीक्वेंसीज़ वो सारे इसमें आ चुकी है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना दोस्तों, तब आप देखना अभी ये इंडिविजुअली ये स्टेज में, जब आप अभी ये सारे मेरे डिफ़ॉल्ट में है नहीं। ठीक है, तो मेरे को उसको अगर सब मेरे को डिफ़ॉल्ट में करना है, तो मेरे को उसको डिफ़ॉल्ट में करना पड़ेगा, बट वो अभी मैं, एक मिनट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाके उसको कैलकुलेट करूँगा। अब मैंने उसको इन्वेंटरी में तो ले लिया, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। अभी मेरे को बेस्ट पॉसिबल जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को सारे फ्रीक्वेंसीज दे देगा। देखो 4/4 4/4 2/2, मतलब 4 फ्रीक्वेंसी प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज है, उसमें से चारों के चार मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये आपको बेसिकली ये आपको सारे फ्रीक्वेंसी, ये जो इंटरमोड्स है उसको अवॉइड करके आपको सारे दे देगा। तो आपको सारे फ्रीक्वेंसीज मिल गई। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसके बाद आप बैकअप फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे मैं जाके ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में जाके जब मैं इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट बैकअप फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कैलकुलेट करूँगा, तो ये मेरे को उसका पहले दो प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज देगा। स्टेज का मेरे को चार फ्रीक्वेंसीज इसने दे दिया प्राइमरी फ्रीक्वेंसी, उसके साथ मेरे को वो पहले रिसीवर के चार मेन प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज दे दिया, उसके साथ उसने मेरे को एडिशनल बैकअप फ्रीक्वेंसीज भी दे दिए। इतने सारे दे दिए कि अभी मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन इनफ है। और फिर वही मेरे को सेकेंड स्टेज 2 में उसने मेरे को चार प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज दिया, बिकॉज यहाँ पे हम देखते तो हमने चार रिसीवर्स हमने लिया है पहले स्टेज के लिए, फिर उसके बाद हमने चार रिसीवर लिया है दूसरे स्टेज के लिए, और दो रिसीवर लिया है। तो उसने क्या किया है कि
सब पहले के जो 4 रिसीवर है उसके प्राइमरी फ्रीक्वेंसी के साथ उसने एडिशनल फ्रीक्वेंसीज भी दे दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेज 1 के लिए जो 4 रिसीवर है उसके साथ उसने बैकअप प्राइमरी जो 4 प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ उसने मेरे को एडिशनल भी दे दिया है। और स्टेज 3 के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही रिसीवर थे, तो उसके साथ उसने मेरे को इतने सारे बैकअप फ्रीक्वेंसी थे। तो कभी मान लीजिए कि कभी आपका RF क्लैश हो गया या कुछ हो गया, तो आप एडिशनल फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो उसको इस ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो इसके साथ प्राइमरी फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्लेस करके आप उसको बेटर कर सकते हो। आप उसको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप शो पूरा रन कर सकते हो। और ये कहते हैं कि एक स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच में अगर 300 फीट का डिफरेंस है, या मतलब 100 मीटर, तो RF प्रोपोगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हाँ, अगर सपोज़ मान लीजिए कि एक स्टेज ए और स्टेज बी के बीच में म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, स्टेज ए स्टेज बी के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, तो उस केस में RF क्लैश होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यूजुअली वो यही बोलते हैं कि आप अगर अपना वेन्यू डिज़ाइन कर रहे हो, फेस्टिवल डिज़ाइन कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितना हो सके आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, साउंड की कम्युनिटी को बढ़ाइए। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, और मैं और बहुत सारा मेरा बहुत कुछ प्लान है आगे। बहुत कुछ चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप जितना हो सके उसको शेयर करिए, एंड मज़ा आएगा करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।